अगर आप ओडिशा के एक डिग्री होल्डर स्टूडेंट है और अभी आप अपने बीएड कोर्स करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज के तलाश में हैं और स्पेशली अगर आप ओडिशा के उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट से नजदीक होता है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल होने वाला है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, हमारे स्टेट ओडिशा में प्राइवेट बीएड कॉलेज या फिर सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेज बहुत कम है, जो कि ना के बराबर है। इसीलिए हर साल ओडिशा से हजार हजार स्टूडेंट्स जो कि डिग्री होल्डर होते हैं वो बीएड कोर्स करने के लिए ओडिशा के बॉर्डर स्टेट में घुसते हैं। ओडिशा से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आउटफ्लो होता है टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश स्टेट, इसके बाद होता है वेस्ट बंगाल स्टेट। शुरुआत से ही जब एक ओडिशा स्टूडेंट सोचता है प्राइवेट बीएड करने के लिए तो उसका सबसे पहला फोकस होता है आंध्र प्रदेश स्टेट। लेकिन शॉकिंगली अभी ओडिशा स्टूडेंट के लिए जिनको बीएड कोर्स करना है उनका अभी धीरे धीरे मेजर डेस्टिनेशन धीरे धीरे बनता जा रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी धीरे धीरे वेस्ट बंगाल स्टेट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने प्राइवेट बीएड कोर्स करने के लिए। आप यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इससे पहले ओडिशा से जो इतना सारे स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश को अपने प्राइवेट बीएड कोर्स करने के लिए जाते थे वो इसीलिए नहीं जाते थे कि ओनली आंध्र प्रदेश का बीएड सर्टिफिकेट ही ओडिशा में गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिडेट है, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश को इसीलिए चूज करते थे क्योंकि अभी से 5-6 साल पहले आंध्र प्रदेश में प्राइवेट बीएड कोर्स करने पर भी कंपैरेटिवली उनका कोर्स फी बहुत कम था। ऐसे भी ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। अगर आपका बहुत सारा डाउट है मतलब बीएड कोर्स के लेकर, आप किस स्टेट में बीएड करोगे तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं होगा, ओडिशा के लिए वैलिड होगा, किस स्टेट में वैलिड होगा, आप ऐसे कुछ सवाल आपके मन में होंगे। मतलब बीएड कोर्स के लेके आप बीएड सर्टिफिकेट के रिकॉग्नाइजेशन एफिलिएशन कुछ भी लेके आपको मतलब ओडिशा गवर्नमेंट में वो चलेगा। हाई स्कूल टीचर में आप ऐसे सर्टिफिकेट लेके आप ओडिशा स्टेट में हाई स्कूल टीचर हो पाएंगे नहीं पाएंगे, किस स्टेट में सर्टिफिकेट लेंगे, किस स्टेट में नहीं पढ़ाई करना है, किस स्टेट में कौन सी स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, आंध्रा का सर्टिफिकेट ही ओनली वैलिड है, बंगाल का वैलिड है कि नहीं, झारखंड का वैलिड है कि नहीं, कश्मीर का वैलिड है कि नहीं। आपको ऐसे बहुत सवाल है। अगर आपको सर्टिफिकेट एफिलिएशन को लेकर बीएड सर्टिफिकेट स्पेशली बीएड सर्टिफिकेट एफिलिएशन को लेकर बीएड सर्टिफिकेट को वैलिड के लेके जेन्युइननेस के लेके, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपका आज पूरा कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। भले आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका मतलब जिंदगी का 20 से 25 मिनट खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप पूरा डाउट क्लियर होके इस वीडियो अंत तक आपका डाउट पूरा क्लियर करके मैं आपको छोड़ूंगा। अगर आप यार 2022 से पहले बीएड आंध्र में कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा आपका प्राइवेट बीएड कोर्स करने पर भी एक स्टूडेंट को 2022 से पहले लगभग 60-70-80,000 के आसपास पड़ता था और ये एवरेज 80,000 कोर्स फी भी उनका आचार्य नागार्जुना जैसे फेमस यूनिवर्सिटी से ही पास आउट होने पर पड़ता था। और यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, मैं जो ये कोर्स फी बता रहा हूँ ये डायरेक्ट कॉलेज के एडमिशन होने पे नहीं, ये जो ओडिशा में जो प्राइवेट एजेंसी बैठे हैं जो कि स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके उनको आंध्र प्रदेश लेके आचार्य नागार्जुना जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से बीएड पास आउट करा रहे हैं, मैं उनका फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको तो अच्छे तरह से मालूम होगा कि 2022 के बाद हमारा ओडिशा में एक हाई स्कूल टीचर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आया। ऐसे भी 2022 से पहले तो हाई स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी ही ओडिशा गवर्नमेंट ज्यादा नहीं निकालता था और उस पर्टिकुलर टाइम में ओडिशा गवर्नमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था 6 साल। और उस टाइम में एक हाई स्कूल टीचर का सैलरी होता था लगभग 25,000 पर मंथ। और 2024 में ही वो साल था जब ओडिशा गवर्नमेंट ने पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट को ही रद्द कर दिया था, सबको इनिशियल स्टेज में डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट दिया जाने लगा। तो अभी ओडिशा स्टेट के एक हाई स्कूल टीचर का रिक्रूटमेंट के दौरान उसका इनिशियल सैलरी उनको मिलेगा लगभग 55,000 पर मंथ। ये सब इंसिडेंट को देखते हैं साल 2022 के बाद ही मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स ओडिशा से बीएड करने के लिए और ज्यादा स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश की ओर जाने लगे। पॉइंट को ठीक से समझो, इससे 4-5 साल पहले जो ओडिशा से इतने सारे स्टूडेंट्स जाते थे बीएड कोर्स करने के लिए आंध्र प्रदेश, वो इसीलिए जाते थे कि उसी टाइम में कंपैरेटिवली कम कोर्स भी था। ये अपॉर्चुनिटी देखकर ओडिशा के सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इसको एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बना दिया। इसीलिए 4-5 साल पहले जो इंस्टीट्यूशन एक स्टूडेंट से चार्ज कर रहे थे लगभग 80,000, अभी वो चार्ज कर रहे हैं लगभग 130-140,000 फॉर टोटल कोर्स। मतलब आप गैप देख लिए, अभी पिछले 4-5 साल पहले से अभी जो रेट चल रहा है पूरा कोर्स फी उसका लगभग 50,000 का गैप ज्यादा बढ़ चुका है। और ये 130,000 और 140,000 के फिगर है
जो एजेंसी लेते हैं वो आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए। और ऐसे भी आंध्र में 3 ही फेमस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, एक है आचार्य नागार्जुन, 2 है योगी वेमना और 3 है आंध्रा केशरी। सबसे हाईएस्ट तो आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी ही लेता है, जो कि लगभग 130-140 के आसपास अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले ओडिशा में बैठकर चार्ज रहे हैं। और ठीक उसी जगह दूसरी यूनिवर्सिटी आंध्र केसरी और योगी वेमना के लिए लगभग एवरेज चार्ज कर रहे हैं 95-1 लाख के आसपास। और इसी सेम पर्टिकुलर टाइम में अगर आप एक प्राइवेट बीएड कोर्स करोगे वो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, तो आपको लगभग कोर्स फी देना पड़ेगा, टोटल कोर्स का लगभग 90,000। ये तो था सिर्फ कोर्स फी। अभी आप सिर्फ कोर्स फी पे ही ध्यान मत दीजिए, आप अपना ट्रांसपोर्ट फी उसमें जोड़िए। पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का। अगर आप आंध्र प्रदेश में बीएड कोर्स करते हैं तो आपको मिनिमम 4 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 सेमेस्टर देना पड़ेगा। और आपसे आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजेंट वो आपको 4 बार जाने के लिए चार्ज करेगा लगभग 10,000 प्लस पर ट्रैवलिंग। मतलब आपको सिर्फ जाना आना का ट्रैवलिंग कॉस्ट है मतलब 40,000 प्लस। इसके बाद बीएड कोर्स में आपका 3rd सेमेस्टर खत्म होने के बाद आपका एक टीचिंग टूर, टीचिंग कोर्स मैंडेटरी होता है, जो कि एक स्टूडेंट को उस स्टेट में स्कूल में जाके प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन इस मॉड्यूल को भी यहाँ का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले एक बिजनेस बना के रख दिया है। इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वहाँ पे जाके एग्जाम देते हैं, उनको वो इंस्टीट्यूशन वाले वहाँ पे भेजते नहीं, बल्कि जो होता है उसको मैं डिस्क्राइब डिटेल्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इलीगल वे है। और मैं अगर इस वीडियो को अगर बोल दूं और ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो लगभग आपको ये कहूंगा, अगर आप उस जगह पे नहीं जाएंगे तो आप अपना हिसाब जोड़ लीजिए 5 बार जाना आने का, मतलब 50,000। मतलब उसको 50,000 मत पकड़िए, ये आपका 5 बार जाना आना, मतलब जितना आपका कोर्स फी एक्सक्लूडिंग कोर्स फी आपको 55,000 तो एक्स्ट्रा ही लगेगा। इसके बाद आप जब पास आउट होंगे तो उसका भी एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला स्टूडेंट्स के पास आउट होने पर उनके सर्टिफिकेट देने के दौरान उनको मांगते हैं लगभग 5,000 प्लस 7,000 8,000, वो अपने इंस्टीट्यूशन के मर्जी। मुझे तो डिटेल्स में ये मालूम नहीं कि एक्चुअली आचार्य नागार्जुन जैसे यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट इशुएंस फी कितना रहता है, लेकिन मुझे पर्सनली मेरे नॉलेज में मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट देने के लिए इतने पैसा तो स्टूडेंट से चार्ज कर रहा होगा। कितना होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, कितना होगा? उनको भी गवर्नमेंट के फी के अंडर रहकर ही काम करना पड़ता है। मतलब लगभग 1,000-2,000 शायद 2,000 मैक्सिमम तक हो सकता है। लेकिन इसको भी ब्लैकमेल करके वो स्टूडेंट से पास आउट होने पर 7-8 हज़ार सभी इंस्टीट्यूशन वाले मांगते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से अपना बीएड कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, अगर आप आचार्य नागार्जुन में भी कोर्स ना करें, ठीक है, दूसरे यूनिवर्सिटी भी आप आंध्र प्रदेश में कोर्स करते हैं, आप उसका फी 1 लाख मान के चलो, तो आपका पास आउट होने तक आपको 1,65,000 तक आपको पड़ जाएगा। और सेम पर्टिकुलर टाइम में अगर आप आचार्य नागार्जुन में एडमिशन लेते हैं तो उनका 130 कर दो, 1,30,000, इसके ऊपर आपका ये 65,000 ऐड कर दो, मतलब 1,90,000 प्लस। मतलब आप एक ऐसे कोर्स कर रहे हैं जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन पेपर होता है, सिर्फ एजुकेशनल, ये एजुकेशनल कोर्स है, 2 साल के लिए आप खर्च कर रहे हो 1,90,000। वाओ, जिसमें ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पेपर होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, व्हाट इज पेडागोजी। मतलब ये बात, मतलब वो जो सिलेबस होता है ना, वो आप सिर्फ नोट उठाओ, उसको पढ़ो, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ क्रिटिकल, कुछ टेक्निकल लाइन नहीं होता है इसमें। फिर भी आप 2 साल के लिए दे रहे हो 1,90,000, मतलब 80, मतलब कितना हुआ 95,000 पर ईयर। अरे भाई, तुम इसको कंपेयर कर लो हमारे बीटेक कोर्स से, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, मशीनरी होता है, क्रिटिकल चैप्टर होता है, कितने सारे उसमें टास्क लगता है, कितना प्रैक्टिकल पेपर लगता है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी भरा हुआ कोर्स होता है। उसमें भी तो मुझे नहीं लगता कि अब 4 साल का आप बीटेक कोर्स करोगे ना, फिर भी आपको तो लगभग 1 साल में 95,000 तो शायद ही देने पड़ेंगे। ठीक इसको अगर हम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करेंगे, वेस्ट बंगाल में भी जो भी एजेंट ओडिशा में बैठकर अपना स्टूडेंट्स को वेस्ट बंगाल भेज रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स से लगभग कोर्स फी ले रहे हैं 90-95 के आसपास। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको कह दिया था, अगर आप ओडिशा स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट है जो कि वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो स्पेशल ये वीडियो आपके लिए। अभी आप समझिए, आप वेस्ट बंगाल जाएंगे एग्जाम देने के लिए, जो कि खड़गपुर के आसपास कॉलेज होगा, उस एरिया का, कोलकाता में भी हो चलेगा, फिर भी आपका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आप कितना दोगे? लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए। मतलब 4 बार आप जाओगे, 5 बार भी जाओ तो कितना आपका खर्चा आएगा? 15,000 रुपए। तो आपका कोर्स कितने में खत्म हो गया? 90 + 15, 1,05,000।
और आपका जो सर्टिफिकेट इशुएंस फी, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वेस्ट बंगाल वाले इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जेन्युइन सर्टिफिकेट इशुएंस फी लगभग 1000 के आसपास है। तो एजेंसी वाला आपसे चार्ज करेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट देते वक्त तो आपसे कितने लेंगे, वही लगभग 1-2 हजार लेंगे, मतलब 1,05,000 में आपका कोर्स पूरा निपट गया। अभी आते हैं बिगेस्ट लाई ऑफ द डिकेड, जो झूठ आपसे कहता है आपका एजेंट इंस्टीट्यूशन। जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके आंध्रा बीडी करवाते हैं, उनका एक ही कहना है कि आपको सिर्फ एग्जाम में बैठ के आपको डिस्क्रिप्शन पेपर देना है और आपका काम है आपका 36 पेज जो कि मतलब रहता है आपका एग्जाम शीट, उसको बस आपको फिल करना है। किसी का बैक नहीं लगता, आपको सिर्फ 36 पेज में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेजेस आपको फिल करना है। इसके बाद एग्जाम में कैसे पास होंगे वो हमारा जिम्मेदारी है। भाई एक्चुअली फैक्ट ऐसे नहीं होता। किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी, वो अगर सभी स्टूडेंट्स को पास परसेंटेज 100 to 100% दिखाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर 100 हो जाएगा। इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा 100 to 100% मार्क सक्सेस रेट नहीं दिखा सकता। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है जितना भी टीचर जो कि उस स्टूडेंट को एग्जाम पेपर को चेक करते हैं, उनके पास शायद इतना पेशेंस और टाइम नहीं होगा कि एक बच्चा जो बीएड पेपर लिखता है, डिस्क्रिप्शन लिखता है एबीसीडी, मतलब 30 पेज तो जरूर एक स्टूडेंट लिखता है। इतना एक टीचर के पास ना ही पेशेंस है ना ही टाइम है जो बैठ के एक पेज स्टूडेंट का वो 30 पेज चेक करे। इसलिए वो शायद रैंडमली ही मार्किंग करता है। ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने एग्जामिनेशन पेपर को प्रॉपर वे में एक पेज अच्छे से लिखे हो। जब तुमको रैंडमली पास और फेल किया जाएगा तो पूरा चांसेस है कि तुम्हारा बैक लगेगा, और ये प्रैक्टिकल भी हो रहा है। अगर आपसे पहले कोई भी आंध्र प्रदेश से बीएड कर चुका है या किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्टेट से बीएड कर चुका है, आप उसको पूछोगे तो ऐसे कई बार हुआ होगा कि वो अच्छी तरह से पेपर लिखने के बाद भी उसका बैक तो जरूर लगा होगा। मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डाटा सभी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पास रेट है 85 to 90%। मतलब एक एग्जामिनेशन पेपर में एक सेमेस्टर में हमेशा 10 से 15% स्टूडेंट्स तो फेल ही होते हैं। अभी आपको कैसे मालूम 10-15% स्टूडेंट में से आपने ये, अगर आपका एक पेपर लग गया और आप ओडिशा के एक साइड से आंध्र प्रदेश बहुत दूर बीएड करने के लिए जा रहे हो, अब अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में 1 या 2 पेपर का बैक लग गया तो अभी आपका क्या होगा, इसके बारे में कभी सोचे हैं? अभी आप अलग से वही 1 या 2 पेपर, मतलब एक पेपर होगा तो आपको एग्जाम होगा शायद 1.5 घंटा से 3 घंटा, मतलब 1.5 घंटा का भी एग्जाम होता है, 3 घंटा का भी एग्जाम होता है। तो अभी उसी 1.5 घंटा एग्जाम देने के लिए आपको ओडिशा से आंध्र प्रदेश के इसी कोने में आपको 18 घंटा 20 घंटा आप जाओगे ट्रेन में बैठ के, 20 घंटा आप ट्रेन में आओगे, 1 दिन 2 दिन पहले जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। मतलब आपको 1.5 घंटा एग्जाम, मतलब एक पेपर देने के लिए आप ओडिशा से आप मतलब 35-40 घंटा सिर्फ सफर करोगे। खर्चा का बात तो छोड़ दो, अगर आप वेल मैनेज है, आपको जानकारी है, तो आप सिंगल जाके आप एक एग्जाम देके आप इंडिविजुअल लौट सकते हैं, जिनमें आपका खर्चा आएगा लगभग 2-3 हजार। लेकिन आप अगर अकेले हैं, आपके साथ देने को कोई नहीं है, आप क्या करेंगे? अभी आप उसी पेरेंट इंस्टीट्यूशन जहां से आप बीएड किए होंगे, आप उसी का भरोसा चलोगे। आप उसी के साथ इनिशियल स्टेज में डे 1 से उसके साथ जाओगे। अगर आपका एग्जाम बीच में होगा तो आप दोगे, फिर आप लास्ट तक मतलब रहना पड़ेगा। मतलब आप इस बार जो आप एक पेपर देने के लिए आप जो जाओगे, इसके लिए भी आपका सेम उसी प्रोसेस, मतलब सेम उतना ही अमाउंट, उतना ही टाइम लगेगा, मतलब उतना ही अमाउंट आपको देना पड़ेगा आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला को। जैसे कि आप हर 4 सेमेस्टर में जो गए थे, ईच सेमेस्टर में जितना पैसे लिए थे, ऐसे ही आप एक पेपर के लिए भी आप उतना पैसे ही अपना पेरेंट, मतलब जिनसे आप बीएड पास आउट हुए उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे आप देंगे। ये मजबूरी है और कुछ किया भी नहीं जा सकता। और ये इंसिडेंट का एग्जाम्पल आप खुद ही जांच कर लीजिए। जितने भी मतलब आंध्र प्रदेश या किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए उनका हालत क्या होगा। जरूर बहुत सारे लोगों का बैक रहा होगा। वो एक बैक पेपर देने के लिए वो कितना सफर कर रही होगा, वो तो मतलब जो जिसके ऊपर बीता है उनको ही मालूम होगा। और अगर आप सेम पर्टिकुलर टाइम में आप अगर वेस्ट बंगाल में मतलब आप बीएड कर रहे होंगे, तो आपका एक पेपर होगा तो क्या जाएगा? सुबह उठोगे, नाश्ता खाओगे, आपका एग्जाम 12 बजे रहेगा तो आप सुबह 7 बजे निकलोगे, आराम से उस दिन एग्जाम बाइक में जाओगे, एक एग्जाम पेपर देके हॉल में बैठ के एग्जाम दोगे, इसके बाद फिर रात तक घर चलाओगे। कोई दिक्कत रहा? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों को ऐसे इजी प्रोसेस कहाँ समझ में आता है? लोगों को तो सिर्फ भागना है। इसलिए जो भी आंध्र प्रदेश में दूर जाके बीएड करना चाहते हैं, उनको मुझे यही कहना है कि तुमको क्यों लगता है कि तुम
अपना मतलब 4 सेमेस्टर मतलब 16-18 पेपर दोगे तो उसमें से तुम्हारा एक भी बैक नहीं लगेगा, जहां रैंडमली चेकिंग हो रहा है तुम्हारा आंसर शीट। इतना कॉन्फिडेंट आखिर कहां से आ रहा है? भी आप सवाल करोगे कि अगर वेस्ट बंगाल कंपैरेटिवली इतने कम प्राइस में बीएड कोर्स करा रहा है, फिर भी ओडिशा के इतने सारे स्टूडेंट्स वो क्यों आंध्र प्रदेश की तरफ ही सभी जा रहे हैं? अभी यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको क्या लगता है जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है उसके पास कितना मोरल सेंस है, कितना नॉलेज है? अरे भाई नॉलेज जीरो। वो सिर्फ ट्विटर चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम रील बनाता है, उसमें वो माहिर है। लेकिन बाकी एजुकेशनल सेक्टर में या किसी भी चीज में उसको नॉलेज तो ना के बराबर ही होता है। मैं पर्सनली जितना स्टूडेंट्स को भी टच किया, जितना पेरेंट्स के साथ बात किया, उनको तो यही कहना है कि नहीं, आंध्र प्रदेश से जो सर्टिफिकेट मिलता है आंध्र बीएड, उसका वैल्यू बहुत है, उसमें गवर्नमेंट नौकरी मिलता है। वेस्ट बंगाल में शायद नहीं होगा। मतलब ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का वैलिड नहीं है, उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल का शायद वैलिड नहीं होगा, ओनली आंध्र प्रदेश का ही सर्टिफिकेट वैलिड है गवर्नमेंट जॉब के लिए ओडिशा में। पहले टाइम था जब एक स्टूडेंट ही अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता था, क्योंकि उस टाइम में भी इस 10 साल 8 साल पहले स्टूडेंट्स के पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज था। लेकिन अभी का जनरेशन ऐसा है, जो निबी जनरेशन है, वो जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट है +2 +3 जो स्टूडेंट्स है, उनके पास नॉलेज तो छोड़ दो, नॉलेज को बात ही उनसे मत करो। अगर आप उनसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज एनसीटीई, व्हाट इज रिकॉग्निशन, व्हाट इज एफिलिएशन, किस किस चीज देखो आपको करना है, उनको इसके बारे में अगर पूछोगे ना तो नॉलेज तो 1% भी नहीं है उनके पास। मतलब ऐसे लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी हमारा देश के पुलिस स्टेशन जैसे कर दिया। आप पुलिस स्टेशन में क्या देखोगे, अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर एक बॉर्डर पॉइंट में कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो ये पुलिस वाला कहता है नहीं नहीं ये मेरा केस नहीं है, वो पुलिस वाला कहता है ये मेरा एरिया में नहीं, ये तुम्हारा एरिया में है। वो मतलब केस को अपने और नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरे ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। भाई किसी भी कोर्स, किसी भी डिग्री, किसी भी सर्टिफिकेट्स ऐसे मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट का मोहताज नहीं होता भाई। सभी सर्टिफिकेट्स ऑल इंडिया वैलिडेट है। अरे भाई इंडिया का बात ही छोड़ो, सर्टिफिकेट्स इंटरनेशनल भी वैलिडेट होते हैं, लेकिन शायद उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वरना सर्टिफिकेट्स इंटरनेशनल लेवल पे वैलिडेट होते हैं। आप अभी सुने होंगे कि किट कॉलेज में जो नेपाल का स्टूडेंट सुसाइड हुआ। अरे भाई सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं होता तो नेपाल से लोग पढ़ने आते किट पे, अरे फॉरेनर भी पढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में, हमारा उड़ीसा में। सर्टिफिकेट्स सभी जगह वैलिडेट होते हैं। हमारा इंडिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इंडिया का किसी भी स्टेट्स में अगर सर्टिफिकेट लाएंगे तो आपका पूरा इंडिया में उसे किसी भी स्टेट्स में आप यूज कर पाएंगे। लोग बोल रहे हैं कि आंध्र स्टेट में वैलिड हो रहा है, बंगाल बीएड वैलिड नहीं है, ये कैसा सोच है रे? ऐसे तो कश्मीर स्टेट में बीएड हो रहा है, तो कश्मीर स्टेट का कैसे वैलिड हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ आंध्र छोड़ो, कश्मीर छोड़ो, बंगाल छोड़ो, आप झारखंड से लाओ, आप मणिपुर से लाओ, आप सिक्किम से लाओ, आप जिस कोने से भी लाओ, आप नॉर्थ ईस्ट से भी लाओ, आप जहां से भी सर्टिफिकेट लाओ, वो पूरा इंडिया में वैलिडेट रहेगा। किसी भी एजेंसी, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब रिक्रूटमेंट के दौरान आपको सर्टिफिकेट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई अनजाने भी उंगली कर दिया ना आपका सर्टिफिकेट के खिलाफ, तो आप एक पीआईएल फाइल कर दोगे, एक केस फाइल कर दोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना, तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही उस जगह पे बंद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग ये कहते हैं कि आंध्रा बीएड वैलिडेट है, बंगाल बीएड वैलिडेट है, फलाना बीएड वैलिड है, ढिंकाना बीएड वैलिडेट नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोग किस बेसिस पे अपना जजमेंट दे रहे हो? तुम आखिर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकला है, उस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन को आखिर ठीक से पढ़ के समझने का कोशिश किए हो जिंदगी में? चलो अभी मिलके हाई स्कूल टीचर में जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा डिग्री, कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका भी हम मिलके पर्दाफाश कर लेते हैं विथ विजुअल्स। पहले आप जान लीजिए 2022 के बाद जितना भी हाई स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी निकला था, जैसे आरएचटी निकला था, बीच में एसटी/एससी के लिए निकला था, और अभी लीव टीचर रिक्रूटमेंट जो निकला था उसके लिए सभी में क्वालिफिकेशन तो सेम ही है। तो एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन को विजुअल आपको शो करेंगे। मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया था, अभी जो लेटेस्ट निकला था लीव टीचर रिक्रूटमेंट, उसका विजुअल्स में आपको शो करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं टीजीटी आर्ट्स मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स स्ट्रीम के। टीजीटी आर्ट्स के लिए वो लिखा है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स। अरे आर्ट्स कॉमर्स तो छोड़ो, तुम संस्कृत डिग्री भी ले आओ ना, वो भी वैलिडेट होगा। और वहाँ जनरल के लिए 45% मांगा है मिनिमम ग्रेजुएशन मार्क मतलब डिग्री मार्क, और 45% मांगा है एसटी/एससी, फिजिकल हैंडीकैप और एससीबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ ये कहा है कि आप एक बैचलर्स इन एजुकेशन बीईडी का डिग्री होना चाहिए, वरना आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीईडी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एमईडी होना चाहिए, वो भी किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। मतलब आप जहां से भी लाओ, वो सिर्फ
एनसीटी अप्रूव होना चाहिए। वो क्या बोला, आंध्रा लाओ, कश्मीर लाओ, फलाना ढिंकाना, कश्मीर सिक्किम, ऐसा कुछ बोला? ऐसा नहीं बोला भाई। वो सिर्फ बोला कि ऐसे आप मतलब बीएड सर्टिफिकेट लाओ, ट्रेड सर्टिफिकेट लाओ जो कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बस। विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट्स इवन ग्रेजुएट लेवल, मतलब आप बीएड कोर्स को पकड़ कर बैठे हो, यह तो अलग लेवल का खेल चल रहा है। आइए मैं डिटेल्स आपको समझाता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किस स्टेट से बीएड लाओ, किस स्टेट से बीएड लाओ। आपको सिर्फ एक बीएड सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ओनली एनसीटी अप्रूव हो। ये रिक्रूटमेंट फोकस तो बीएड सर्टिफिकेट पे टोटल नहीं कर रहा है। ये किस पे फोकस कर रहा है? आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे। वो बात अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कह रहा है कि इन एनी केस द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड द बैचलर्स डिग्री विथ एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स offered as pass, honors, elective, optional, compulsory, फाउंडेशन सब्जेक्ट आउट ऑफ विच इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी। मतलब आप यहाँ बैठ के बीएड सर्टिफिकेट का रोना रो रहे हो, बीएड के लिए परेशान होकर बहुत दूर जाके आप एक सर्टिफिकेट के लिए 2-2 लाख खर्चा कर रहे हो। लेकिन ओडिशा गवर्नमेंट तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बीडी का कुछ भी मतलब बीडी के ऊपर फोकस ही नहीं है। वो फोकस कर रहा है ग्रेजुएशन के ऊपर। मतलब जितना भी मैं आपको इस कोर्स के बारे में मतलब ओडिशा, हिंदी, इंग्लिश के जितना भी आपको समझाया, ओडिशा गवर्नमेंट कह रहा है कि इन सब्जेक्ट में से आपका कॉमन 2 हाई स्कूल लेवल में भी होना चाहिए और 2 आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी होना चाहिए, बस। ये तो था टीजीटी आर्ट्स के बारे में। अगर आप टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप ठीक से पढ़ोगे, नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा सभी ऐसे टीजीटी साइंस जो बीटेक किए हों सबके लिए ऐसे मतलब वो एनसीटी अप्रूव पर ही फोकस दिया है। किसी बीडी सर्टिफिकेट के कौन सा स्टेट पे जरूर फोकस वो टोटली नहीं दिया है, बस वो क्राइटेरिया पे फोकस दिया है जैसे ये ग्रेजुएशन के साथ किया है। अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बीएड सर्टिफिकेट के ऊपर एक फोकस डाला गया है, वो फोकस है, आप वो भी देख लीजिए। बीएड सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट दौरान में आपको प्रोड्यूस करने के साथ इसके साथ आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना होगा, इस पे भी आप एक नजर डाल लीजिए। प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दी ओडिशा, मतलब आप जिस जगह भी बीएड कोर्स कर रहे हो, आपका बीएड जो यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स किए हैं उसके ओडिशा के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ एक इक्विवेलेंट होना चाहिए जो कि सभी यूनिवर्सिटी का लगभग अवेलेबल है। और दूसरा पॉइंट है एफिलिएशन। वो कह रहा है आप जिस स्टेट में भी जिस भी जगह बीएड कोर्स कर रहे हैं उनका एक एफिलिएशन होना चाहिए उस स्टेट का किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि सभी का होता है। आपको सिर्फ चेक करना है जेन्युइननेस, बस। थर्ड पॉइंट है आपका, वो बोल रहा है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो एनसीटी अप्रूव होना चाहिए। लेकिन मेरे जो पर्सनल नॉलेज है, आप एक बात समझिए, अगर किसी भी स्टेट का किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज को एफिलिएशन दे रहा है, मतलब उसका एनसीटी अप्रूव जरूर होगा। विदाउट एनसीटी ही अप्रूव कोई मतलब विदाउट रिव्यूइंग, विदाउट वेरीफाइंग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो अपने स्टेट के किसी भी कॉलेज को बिना एनसीटी अप्रूव होने पर थोड़ी एफिलिएशन दे देगा। ये तो कॉमन है। आप थोड़ा बात का गहराई का समझो। इसके साथ आपका OSSTT का क्वालिफाई होना जरूरी है, मैंडेटरी है, जो कि एक कॉमन फैक्ट है। इससे आपका बीडी का रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। इतना लंबा वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर आइडिया अभी हो गया होगा कि सर्टिफिकेट का वैलिडेट क्या होता है। एक ही कहना है, हमारा देश में सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट वाइज डिवाइड नहीं होता है। आप जिस भी जगह एक मतलब सर्टिफिकेट कमाओ, अर्निंग करो, कोर्स करो, वो पूरा इंडिया में वैलिडेट रहता है। वो दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट होता है जो कि वो अपने क्राइटेरिया सेट करता है। सर्टिफिकेट को वो नकार नहीं सकता। बस क्या होता है, तो ओडिशा गवर्नमेंट का फोकस है कि मतलब आउटसाइडर आके ओडिशा में हाई स्कूल टीचर ना करे। इसलिए उसको क्या क्राइटेरिया किया, वो ये क्राइटेरिया किया। वो मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि उस स्टेट का बीएड वैलिड नहीं है, वो ऐसा इलीगल है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वो पूरा इलीगल है। एजुकेशनल जो भी रूल है, आर्टिकल है, वो इनवैलिड है। लेकिन वो क्या किया, वो ओडिशा गवर्नमेंट का भी चाहना है कि वो किस तरह दूसरा स्टेट के जो बंदा है उसको कौन चांस दे ओडिशा में हाई स्कूल टीचर के लिए। वो चाहता है कि ओडिशा स्टेट के रेसिडेंट ही मतलब उसका स्टूडेंट्स ही ये हाई स्कूल टीचर प्रोसेस में रिक्रूटमेंट भाग ले। इसलिए वो क्या क्राइटेरिया सेट किया आप देख लिए। वो कहा कि आपका हाई स्कूल मतलब आपका हाई स्कूल टाइम में और आपका ग्रेजुएशन टाइम में या आपका डिग्री टाइम में आपका 2 सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। आउट ऑफ विच वो लिस्ट भी दे दिया। तो भला कोई नेपाल में आके, सिक्किम में आके, वो वहां का बंदा, वहां का रेसिडेंट, वो अगर बीडी वहां से भी लाए तो यहाँ उड़ीसा में कैसे जॉब करेगा? नहीं कर पाएगा भाई। इसीलिए तो सेट है। इसीलिए आप अपना डाउट ये मन से निकाल दो कि यहाँ का बीडी वहां का बीडी चलेगा, यहाँ का बीडी नहीं चलेगा। ये आपका बिल्कुल गलत प्रेमी है।
ये लॉन्ग वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, एक डिग्री का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस जगह चलेगा नहीं चलेगा आपको पता चल गया होगा। अगर आप बीएड कोर्स करने के लिए अगर आप आप आंध्रा जाना चाहते हो, अगर आपका मन है, इच्छा है, तो आप जा सकते हो, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आंध्रा का बीएड डिग्री वैलिड है, बंगाल का वैलिड नहीं है, झारखंड का वैलिड नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत लोग कहते हैं आप एग्जाम्पल दिखाओ। अरे भाई एग्जाम्पल क्या देखना है तुमको, तुम तो देख रहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओडिशा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, मतलब तुमको जिस पोस्ट में नौकरी करना है उसका क्राइटेरिया, उसका नोटिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुमको दिखा दिया। तुम खुद भी पता है, तुम खुद भी देखे होंगे, इसके बाद भी तुम बोलते हो कि तुम सर्टिफिकेट लाओ, एग्जाम्पल दिखाओ। भाई तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई है भला? समाज को कुछ एजुकेशन देना, उनको कुछ वैल्यू पहुंचाना। इसीलिए मुझे लगा कि मैं जब एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया तो मुझे लगा कि दुनिया में कितने से कितने मूर्ख लोग हैं, या स्टूडेंट मूर्ख, वहाँ का बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नॉलेज नहीं होता है, वो भी मोरल सेंस उनके पास नहीं होता। स्टूडेंट जो आप देखेंगे उनका पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक मोरल सेंस बना सके, इतना आइडिया ले सके। इसलिए लगभग ऐसे नॉलेज पे छोटा छोटा, ये मैटर छोटा है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर ब्रीफ नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं हिंदी में ये वीडियो बनाया, और शायद इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल सौम्य बास्के पे अपलोड ना करूं, किसी दूसरे पे अपलोड करूं, लेकिन मैं चाहूंगा जितने से इतने लोगों को मेरा ये संदेश पहुंच सके। इतने सारा बात समझाने के बाद भी अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ भी लिखिए, आप जो भी सवाल है लिखिए, मैं आपको पर्सनली उन सब कमेंट का रिप्लाई दूंगा। कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप जितना भी जिसको नॉलेज की कमी है, आपको लगता है इस वीडियो से किस किस को बेनिफिट पहुंच सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।